दहेज की मांग करना या उसके लिए लड़की को प्रताड़ित करना पर व्यक्ति को कारावास व जुर्माना हो सकता है। ठीक है, सोचिए कानून बना हुआ है, फिर भी आज भी लोग डरते नहीं हैं और ये सब चीज करता रहता है। क्यों करता है जानते हो? क्योंकि लड़की चुप रहती है, किसी को कुछ नहीं बोलती, बोलेंगे तो मेरा बदनामी हो जाएगा, मेरा माँ बाप का बदनामी हो जाएगा। ठीक है, ये बोल के जितना भी उसका मार के उसका थोपड़ा फुला देगा, सुझा देगा, ठीक है, चमड़ी पीट कर निकाल देगा मार मार के, फिर भी वो कुछ नहीं, हाँ पापा ठीक है, सब ठीक है ना, ऐसे ही बोलेगा। है कि नहीं? ऐसे होता है कि नहीं बोलो? ऐसे होता है ना? हम झूठ बोल रहे हैं? दहेज प्रथा के क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं? बताओ, क्या क्या संभावित कारण हो सकता है, बताओ। लालच, फोकट का खाने का बहुत मजा आता है ना? फ्री में मिल जाएगा तो अलकतरा भी खा लेंगे, है कि नहीं? क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दहेज की मांग पूरी ना होने पर लड़के वाले लड़की पक्ष पर किस प्रकार से दबाव बनाते हैं? लड़के जो हैं वो शादी में किस किस तरह की चीजों का मांग करते हैं? दहेज के कारण लड़कियों को किस किस प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ सकता है? बताओ। कानून हर जगह है, हर एक चीज में कानून है, ठीक है, उसको समझना पड़ेगा। इसलिए बार बार हम बोलते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करके नौकरी करना ही बड़ी बात नहीं है। तुम समझोगे सारा चीजों के नियम कानून को तो तुम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हो। ठीक है, शिक्षा जो है एक जीवन जीने की कला है। कितनों भी मेहनती आदमी क्यों ना हो जाए, गरीब आदमी, साधारण आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, तो उसको बड़ा आदमी हमेशा उसको ऐसा लगता है कि हम राजा हैं। वो कोई नेता मंत्री भी हो सकते हैं या फिर कोई ऑफिसर भी हो सकते हैं, उनको भी हमेशा ऐसा एहसास होता है कि हम तो राजा हैं, मेरे पास बहुत बड़ा पावर है। ठीक है, लेकिन ये भूल जाता है कि ये पावर जो है, आज ये लोकतंत्र चल रहा है, राजतंत्र खत्म हो चुका है। ठीक है, लोगों से ही तुमको वो ताकत मिलता है कि नहीं? अभी हम लोग जैसे दुर्गा पूजा मनाए, माँ दुर्गा का कितना तो हाथ है? 10 तो हाथ है ना, और सभी हाथों में उसका एक एक हथियार रहता है ना? किसी में चक्र है, किसी में त्रिशूल है, किसी में तलवार है कि नहीं? और जानते हो ये सारा हथियार किससे मिला था उसको? सारे देवताओं से मिला था। सब देवता लोग अपना अपना हथियार दे दिया था उसको, है कि नहीं? क्यों? ताकि वो महिषासुर जैसा एकदम भयानक राक्षस से लड़ाई करके उसको मार सके बोल के। कोई अकेला कोई भगवान उसको मार नहीं पा रहे थे। ठीक है, इसलिए सारे देवताओं का ताकत को इकट्ठा किया गया एक नारी शक्ति के रूप में, और वो उसको मारती है। ठीक है, तो संतुष्टि होना चाहिए। जिसके अंदर संतुष्टि है वो आदमी हर जगह खुश रह सकता है, और जिसके अंदर संतुष्टि नहीं है वो दुनिया में क्या पूरा ब्रह्मांड में कहीं भी घूम ले, उसको कोई शांति कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। और यह प्रमाणित हो जाता है कि दहेज उत्पीड़न के कारण उसकी मौत हुई है। कहने का मतलब उसको हमेशा दहेज के लिए उसको गाली गलौज मारपीट किया जाता था। अगर इस बात का खुलासा हो गया तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है। सोचो, पैसे का लालच नहीं देना है, अपना गुण का ये रखो। अगर यदि तुम्हारे अंदर गुण रहेगा तो पूरा जिंदगी भर तुमको पूजेगा आदमी। तेरा क्या बोलते हैं, हाड़गोड़ निकल जाएगा ना, जैसे बुढ़ापे में निकल जाता है आदमी लोग का, निकलता है कि नहीं? तब भी तुम्हारा इज्जत सम्मान होगा अगर यदि तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट है तो। और अगर नहीं है तो जितना भी कोई खूबसूरत गोरी लड़की जो बात कर रहे हैं ना, वो भी 10 साल के बाद उसका भी चेहरा ढल जाएगा और भी खराब दिखने लगेगी बाल बच्चा हो जाने के बाद। ठीक है, तो उसका भी कोई सम्मान नहीं करेगा, फिर उसका ही घर में उसका ही पति उसको मैंने लात मारना शुरू कर देगा। सुप्रभात। जैसा कि हर एक सप्ताह को हम लोग को कुछ मेडल होता है, 11 मेडल दिया गया था राष्ट्रीय स्तर से, नेशनल वाला था, और 5 मेडल है हम लोग का राज्य स्तर से, जो कि पिछले सप्ताह से चालू हो चुका है। इससे पहले जो हुआ था वो आप लोग का क्या था, बाल विवाह, है ना? और आज जो मेडल है उसका नाम है दहेज प्रथा एक सामाजिक कलंक। दहेज प्रथा क्या चीज है, आप लोग परिचित हैं इस चीज से? दहेज प्रथा किसको बोलते हैं, कोई भी बताइए। इधर बैठ जाओ ना, यहाँ आगे करेगा। वर पक्ष से जो दूल्हा होता है, ठीक है, उसकी तरफ से कुछ उपहार या पैसा वगैरह का जो मांग किया जाता है वो दहेज होता है ना?
मांग करना ही दहेज हो गया। अगर यदि मांग नहीं करते हैं और अपनी इच्छा से अगर यदि कन्या पक्ष मतलब लड़की का बाप या जो भी देता है तो उसको उपहार कहा जाता है, ठीक है, भेंट कहा जाता है। लेकिन मांग किया जाता है कि नहीं हमको ये चाहिए बोल के, इतना चाहिए, तो वो दहेज का रूप ले लेता है। तो एक सामाजिक कलंक का रूप आज ये ले चुका है। इसके पीछे जानते बहुत सारे स्त्री लोगों को जान से मार दिया जाता है दहेज के लिए। इतना हमेशा उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसके साथ घरेलू हिंसा होते रहता है, ठीक है। इसके पीछे सरकार कानून भी बनाया हुआ है बहुत सारा। जो भी इस तरह का काम करता है दहेज लेने का देने का, उसके ऊपर केस होगा, कुछ साल तक जेल में भी रहना पड़ेगा और जुर्माने के रूप में पैसा भी देना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि कौन केस करने जाएगा, कोई केस करने नहीं जाते हैं, इसलिए आदमी जो है जिसको भुगतना पड़ रहा है भुगतते रहता है ना। बहुत सारा हम लोग आसपास पे ऐसा देखते हैं कि दहेज के लिए लोग हमेशा अक्सर मतलब औरत को परेशान कर रहा है, और दहेज की वजह से लोग बहुतों का सही जगह सही मतलब शादी नहीं हो पाता है, सही रिश्ता नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो दहेज दे नहीं पा रहा है। तो इस सारा चीजों का हम लोग इस मॉड्यूल में चर्चा करेंगे। दहेज आखिर है क्या, तो इसको थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं। दहेज जो है माने कन्या पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाने वाला उपहार कह सकते हैं, ठीक है, उस तरह का है। ये सदियों से चलता आ रहा था, लेकिन पहले मांगता नहीं था। अपना जितना समर्थ होता था लड़की का माँ बाप वो देता था, खुशी से देता था। हम लोग भी किसी का बर्थडे में भी जाते हैं तो खुशी से उसको कुछ गिफ्ट दे के आते हैं जिसका बर्थडे रहता है कि नहीं। तो उसी तरह से गिफ्ट दिया जाता था। लेकिन अब बर्थडे जिसका हो रहा है, मेरे पार्टी में खाने के लिए आए हो तो तुम ये ला के दो, बोलना ये तो गलत बात होगा ना। हाँ, तो उसी तरह से ये मांग करता है। आज आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे। चलो आगे करो इसको। देखिए इस अंतर के अंत तक प्रतिभागी यहाँ पे देखिए आप लोग को क्या क्या जानेंगे। दहेज प्रथा क्या है और इसके प्रभावों के बारे में जान सकेंगे। दहेज प्रथा क्या है और इसके प्रभावों के बारे में जान सकेंगे। दहेज प्रथा के कारणों तथा इससे रोकने के उपाय के बारे में जान सकेंगे। एक कहानी है, देखिए कहानी के माध्यम से हम लोग किसी भी नीचे हो किसी भी चीज को हम लोग बहुत अच्छा से समझते हैं, थोड़ा सा ऊपर अच्छा से हम लोग को समझते हैं। क्योंकि ये जो कहानी है, जैसे हम लोग कोई फिल्म भी देखते हैं तो कई बार लगने लगता है कि फिल्म का हीरो तो हम ही है, फिल्म का हीरोइन तो हम ही है, इस तरह से महसूस होने लगता है, ठीक है। और ये जो कहते हैं कि जो फिल्म जो है समाज का आईना है बोलता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि समाज का ही रूप को दिखाता है। लेकिन वहां पे गंदगी ये है कि एक संविधान में जैसे हम लोग को 6 मौलिक अधिकार मिला है ना, उसमें एक अधिकार है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब क्या कि अपना जो भी मन में इच्छा है उसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। यही अभिव्यक्ति का बहुत दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। जो हम लोग गंदा गंदा गाना सुनते हैं या फिर अश्लील टाइप का वीडियो जो देखते हैं, ठीक है, जो सबके सामने देखने में शर्म आ जाता है, तो ये सब चीज क्यों कर पाता है वो लोग? क्योंकि सरकार के तरफ से ये उसको आजादी मिला हुआ है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तुमको, ठीक है। इसी का दुरुपयोग करता है। जो वो लोग जानता है इसीलिए आराम से करता है, जो आदमी नहीं जानता वो डरता है। और एक चीज देखो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसलिए दिया गया है क्योंकि हम लोग अपना जो अंदर का कुछ बात है तो उसको हम लोग बोल सके। जैसे भाषण देने की स्वतंत्रता, ठीक है, तुम्हारे अंदर कुछ बात है तो तुम सबके सामने बोल सको। पहले क्या था कि किसी के सामने बोलने का भी अधिकार नहीं दिया जाता था, ठीक है। जो बड़ा आदमी है या फिर जो राजा है वही बोलेगा, है ना। गरीब आदमी के पास भी कुछ अच्छा विचार है तो उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन आज सबको अधिकार दिया गया है, कुछ कर्तव्य भी है, वो सब हम लोग फिर बुक में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए केस स्टडी में कहानी दिया हुआ है, ठीक है, बातें नहीं। इस कहानी को देखिए ध्यान से सुनिए, लगेगा कि शायद आप लोग का आसपास में या अपना घर में भी ऐसा कुछ होता है, ठीक है। देखिए सविता आज बहुत खुश है। दरअसल उसकी शादी पास के गांव में रहने वाले रवि से हो रही है जो एक इंजीनियर है, ठीक है। खुशी तो होना जायज है, इंजीनियर से जो शादी हो रहा है। घर में चारों तरफ शोर शराबे का माहौल है, ठीक है, क्योंकि मेहमान वगैरह सब आने लगे हैं, ठीक है। बाजा उजा बज रहा है, नाच गान चल रहा है। शाम को बड़े धूमधाम के साथ रवि एवं उसके परिवार वालों ने बारात लगाई। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, शाम को बड़े धूमधाम के साथ रवि एवं
उसके परिवार वालों ने बारात लगाई। बारातियों ने खूब आतिशबाजी की और फिर खाना खाया। तो यहाँ आतिशबाजी का मतलब क्या है? आतिशबाजी मतलब समझते हो? कोई भी बताओ आतिशबाजी किसको बोलते हैं? नहीं पता? दुर्गा पूजा दशहरा में रावण जलाया जाता है, उसमें क्या होता है? आतिशबाजी ये रहता है, पटाखा पूरा लगाया रहता है, पटाखा बजता जो है ना वही आतिशबाजी हो गया। ठीक है, यानी कि पटाखे बजाना जो है वो आतिशबाजी है। ठीक है, रॉकेट बम वगैरह छोड़ते हैं। आतिशबाजी की और फिर खाना खाया। इसके बाद शादी की रस्मों की बारी थी। ठीक है, सविता के भाई सुनील ने रवि के पिता से शादी के रस्मों को शुरू करने की बात की। यह सुनते ही रवि के पिता भड़क गए। उन्होंने कहा कि जब तक घर वाले एक नई मोटरसाइकिल नहीं दे देते तब तक वो रस्म शुरू नहीं होने देंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रवि के पिता भड़क गया ना, उन्होंने कहा कि जब तक घर वाले एक नई मोटरसाइकिल नहीं दे देते तब तक वे रस्म शुरू नहीं होने देंगे। बोल रहे दूल्हा जिसका नाम रवि है ने भी अपने पिता के बात पर अपनी सहमति जताते हुए हाँ में हाँ मिलाई। दूल्हा का बाप बोल रहा है कि नहीं, हमको पहले मोटरसाइकिल मिलना होना चाहिए तभी हम शादी होने देंगे। ठीक है, तो लड़का भी सुन ले, हाँ हाँ मोटरसाइकिल तो मिलना ही चाहिए। ठीक है, दुल्हन पक्ष के बहुत समझाने पर भी रवि और उसके पिता नहीं माने और मोटरसाइकिल के मांग पर अड़े रहे। मोटरसाइकिल मतलब क्या? बाइक ना। ठीक है, सविता यह सब देख रही थी। इसके उपरांत उसने चिल्लाकर कहा कि जो लड़का इतना लालची है और हमारी मजबूरी नहीं समझता है उससे मुझे उससे शादी नहीं करनी है। आप लोगों ने पहले ही तिलक के समय ढेर सारे नगद रुपये, जेवर और सामान ले लिया है। पिताजी आप बारात आपस भेज दीजिए। इतना सब सुनकर रवि और उसके पिता का गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया और लड़की पक्ष वालों के लाख समझाने एवं मनाने के बावजूद वे बारात आपस लेकर चले गए। सविता बहुत दुखी होते हुए भी खुश थी कि आज वह बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच गई, वरना उसकी पूरी जिंदगी दहेज के लिए नरक हो जाती। समझ में आ रहा है? चलो पार करो। देखिए चर्चा हेतु प्रश्न में देखिए, रवि के पिता किस चीज की मांग कर रहे थे? मोटरसाइकिल खोज रहे थे। ठीक है, और आगे देखिए, क्या रवि और उसके पिता का व्यवहार सही था? नहीं था ना, जबरदस्ती मांग कर रहे थे वो लोग। आगे, आप सविता की जगह होते तो इस परिस्थिति में क्या करते? बताइए। शादी कर लेते? नहीं करते ना, माने उसी के ये में चलते। ठीक है, आगे देखिए, लड़के वाले शादियों में किस किस तरह की चीजों की मांग करते हैं? ये अलग से अपने तरफ से सवाल है कि लड़के जो हैं वो शादी में किस किस तरह की चीजों का मांग करते हैं? मोटरसाइकिल अभी का फैशन हो गया, और पैसा, कार भी मांगता है जो धनी आदमी है। ठीक है, और सोना चांदी जेवरात है ना, कितना का एकदम तेरा बेटी को अच्छा से सजा देना है ना। ये नहीं बोलता है कि मतलब कुछ कुछ चालाक लोग इस तरह से बोलता है कि जितना उसको पहना ना सकते हो, क्योंकि पहन के तो उसी घर आएगी, है ना। तो मांगने का तरीका बहुत कुछ है, उसको हम लोग बाद में ये करेंगे, है ना। घरेलू सामान मांगते हैं, कीमती कीमती चीज जो भी है, जैसे टीवी हो गया या फिर जो अलमारी फ्रिज वगैरह जो भी सामान है वो चाहिए होता है उनको, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, दहेज की मांग पूरी ना होने पर लड़के वाले लड़की पक्ष पर किस प्रकार से दबाव बनाते हैं?
बताओ किस तरह का दबाव बनाता है? हाँ? शादी नहीं करेंगे बोलता है ना। जैसा कि हम लोग वाला कहानी में अभी देखें, आपस चला गया और ऐसे ही धमकी देता है कि शादी नहीं होगा, जाओ, है ना। तो इसमें लड़की वाला को भी डर लगता है कि अगर यदि चला गया तो फिर उसका बेटी से कौन शादी करेगा, है ना। और इसी डर से कई बार क्या होता है कि आदमी जैसा भी कमीना है, लुच्चा है, उसके साथ भी उसको शादी करा देता है ताकि बदनामी से बचेंगे, सोचता है। लेकिन ये नहीं सोचता है कि उसका बेटी पूरा जिंदगी भर एक नरक में जिंदगी बिताएगी, ये चीज नहीं सोच पाता है। ठीक है, जो शिक्षित लोग हैं, देखो सब कुछ हो जाता है, ये तो शादी मंडप से ये मतलब कैंसल शादी, ठीक है। बहुत सारा भी ऐसा हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो लालची लोग हैं उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, वो एक बार लेगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बाद में मांग नहीं करेगा, बाद में भी वो परेशान करता रहेगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, दहेज के कारण लड़कियों को किस किस प्रकार की यातनाओं का सामना करना पड़ सकता है, बताओ। मारपीट किया जाता है कि तेरा बाप घर से लेके आओ मोटरसाइकिल, है ना। शादी भी हो जाता है, उसके बाद भी उसको उसको मतलब ससुराल वाला पीटेगा कि तुम अपना क्या मैंने लेके आई है ना। जाओ तेरा बाप को बोलो, है ना। मोटरसाइकिल देगा, इतना पैसा देगा, 5 लाख 10 लाख जो भी है मांग करेगा, कुछ भी अपने हिसाब से। ठीक है, और नहीं लाएगी तो मार खाते रहो। अब वो मार से बचने के लिए जाएगी अपना बाप को बोलेगी, है ना। बाप के पास उतना है नहीं तो फिर क्या करेगा, अपना घर द्वार बेचेगा, जमीन बेचेगा, है कि नहीं। और वो भी नहीं है तो अपना किडनी निकाल के बेचेगा, है ना। क्योंकि भाई उसको भी अपना बेटी को खुश देखना है, तो इस तरह का खुशी देखना है। इससे अच्छा है कि ऐसे लोगों से शादी ही मत करो, है कि नहीं। इस कहानी से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, बताओ। क्या प्रेरणा ले सकते हैं, क्या सीख हम लोग को मिलता है, बताओ। कि जो भी इस तरह का लालची लोग हैं उनका बातों को एकदम नहीं मानना चाहिए, है ना। कोई भी जहां भी कहीं कोई लालच करता है कि इतना पैसा दो तब तेरा काम कर देंगे, तो उसको बोलो सीधा, तुम्हारा से हमको काम नहीं करवाना, हम आगे जाके शिकायत करेंगे। ठीक है, क्योंकि कानून हर चीज के लिए बना हुआ है, हर जगह कानून है। ठीक है, लोग एक दो कानून बता देता है, ऐसा बात नहीं है, कानून हर जगह है, हर एक चीज में कानून है। ठीक है, उसको समझना पड़ेगा। इसलिए बार बार हम बोलते हैं कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करके नौकरी करना ही बड़ी बात नहीं है। तुम समझोगे सारा चीजों के नियम कानून को, तो तुम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हो। ठीक है, शिक्षा जो है एक जीवन जीने की कला है। आगे प्रतिभागियों से आप पूछें। अच्छा हाँ, देखिए दहेज प्रथा से आप क्या समझते हैं, ये पहले ही हो चुका है, बताइए फिर भी। जहां मांग होता है, ठीक है, वो दहेज है। चलो देखिए यहाँ पे फिर बताया है, दहेज प्रथा विवाह के समय लड़के वालों द्वारा लड़की के परिवार से नगद या किसी प्रकार की कीमती वस्तु को उपहार बताकर मांगने को दहेज लेना कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए छोटा छोटा लिखा है, दहेज प्रथा एक सामाजिक बुराई एवं गैर कानूनी है जो हमारे समाज में महामारी का रूप ले चुका है। ठीक है, हम जो भी बक रहे हैं, तुम लोग को क्या लग रहा है कि हम अपने मन से बक रहे हैं? नहीं ना, जो यहाँ पर हमको दिखता है वो ही बोलते हैं, और ये मेरा लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, ये राज्य स्तर से, राज्य सरकार की ओर से आया हुआ है, और इससे पहले जो हम लोग मेडुल करते थे वो राष्ट्रीय, यानी कि भारत, पूरे भारत में उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, नहीं तो बहुतों को लगेगा कि पता नहीं क्या क्या अपने मन से बक देते हैं। इसके बाद देखिए मति मंथन हेतु प्रश्न। मति मंथन हेतु प्रश्न मतलब समझ रहे हो, मति किसको बोलते हैं? हाँ, बड़ा खतरनाक खतरनाक शब्द दिए रहता है। मति माने बुद्धि, मति मारी गई है बोलते हैं ना, मतलब तेरा बुद्धि खत्म हो गया है। तो यहाँ पे बुद्धि, तुम अपने दिमाग में सोचो, मन में सोचो कि क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, उसी को बोलते हैं मति मंथन, मतलब अपने जो विचार करते हैं वो होता है मंथन। ठीक है, विचार करने के बाद जो एक राय तुम्हारा बनता है कि तुमको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वही चीज। तो देखिए प्रतिभागियों से पूछे कि आपने कभी अपने आसपास या गांव में
किसी की शादी में दहेज लेने या देने जैसे विषय के बारे में सुना है? हाँ बताओ, सुने हो कि नहीं? सुने हैं ना सब कोई? दहेज प्रथा के कारण लड़की व उसके परिवार पर क्या क्या कुप्रभाव पड़ सकते हैं, बताइए। दहेज प्रथा के कारण लड़की व उसके परिवार पर क्या क्या कुप्रभाव पड़ सकते हैं? हाँ, समाज में समाज का ताना, ठीक है, कि बहुत गरीब घर से है क्या, इसका बाप कुछ नहीं दिया इसको, और क्या, और क्या होगा? देखो, कई जगह होता है कि जरूरी थोड़ी है कि हर एक माँ बाप अमीर धनी होगा, है ना, गरीब भी हो सकता है। कई बार परिस्थिति इस तरह से हो जाता है कि अगर यदि पैसा बचा के भी रखे थे तो सारा पैसा उनका घर में किसी कोई बीमार हो गया तो उसके इलाज में चला गया, ठीक है, कुछ दुर्घटना हो गया उसमें चला गया, ठीक है, तो पैसा बचा के रखे भी थे तो वो भी खत्म हो जाता है। वैसे हालत में अब वो अगर यदि दहेज देने के लायक नहीं रहा तो क्या उसका बेटी वैसे ही रह जाएगी घर में? तो गलत बात है ना। और सोचो, दहेज मिलता है तो सब ठीक है, और दहेज नहीं मिलता है तो सब बुराइयां दिखने लग जाता है लड़की के अंदर, है ना, कि ऐसे है वैसे है बोलने लग जाता है। बोलने वाला का मुंह तो बहुत तरह का निकलता है कि नहीं? जबकि दहेज दे देगा, उसका बाप धनी है, तो लड़की कितनों भी खराब क्यों ना हो, बदचलन क्यों ना हो, सब अच्छा है। यही देखते हैं ना हम लोग समाज में। तो ये गलत बात है, यही चीज हम लोग को सीखना है और खुद जागरूक बनना है और लोगों को भी जागरूक करना है, ठीक है। दहेज प्रथा के कारण लड़की व उसके परिवार पर निम्नवत प्रभाव हो सकते हैं। देखिए यहां पे, लड़की के परिवार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ, इसका मतलब अर्थशास्त्र पढ़ते हो ना तुम लोग, ध्यान देके नहीं पढ़ते हो। लड़की के परिवार पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ कहने का मतलब है कि उसका एक्स्ट्रा खर्चा, जितना में कमाई में उसका घर किसी तरह से चल रहा था, अब शादी करेंगे तो उसमें लाखों रुपया जब खर्च होगा तो वो खर्च कहां से लाएंगे, है ना, जमीन बेचेंगे, घर का जो सोना जेवरात अगर यदि बचा के रखे हैं तो उसको बेचना पड़ेगा या फिर किसी से उधारी लेना पड़ेगा, ठीक है। और उधारी मतलब समझ रहे हो, तुम्हारा जिंदगी दूसरों के नाम हो जाएगा फिर, है ना। तो ये काफी खराब स्थिति हो जाता है वित्तीय बोझ में। आगे है लड़की का शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक शोषण। देखो इसका मतलब बताओ क्या है? लड़की का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण में क्या हो सकता है? इधर बैठो। लड़की को प्रताड़ित किया जाता है, ठीक है, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। कैसे प्रताड़ित होता है? हाँ, मारपीट किया जाता है उसके साथ ना, मारपीट किया जाता है। इतना बेरहमी से कई बार मारपीट किया जाता है कि कई बार उसका मृत्यु भी हो जाता है, मर भी जाती है। और उन लड़कों को या उसका परिवार को, ससुराल वालों को कोई फिक्र नहीं होता है कि मरे चाहे बचे, उससे कोई मतलब नहीं है, दूसरा शादी करके ले आएंगे, है ना। और अक्सर देखने को मिलता भी ऐसा, ऐसा बहुत हुआ है ना, कि एक तो शादी किए वो मर गई, दूसरा शादी कर लेंगे, फिर वो भी मर जाएगी तो फिर तीसरा शादी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सोचो जो लड़की का बाप जो देने वाला है वो भी पता नहीं कैसा मूर्ख होता है कि जानता है कि एक को मार के मरा चुका है फिर भी दे देता है उसको, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम लोग कल पढ़े थे बाल विवाह में, उसमें आप जैसे हो सकता है कि कुछ धनी टाइप का देखता होगा, है ना, कि नहीं उसके घर पे जाएगी तो मेरा भी थोड़ा सा इज्जत बढ़ जाएगा कि हाँ बड़ा घर में इसका शादी हुआ है बोल के, है ना। इस तरह का सोचता है ना कि बड़े घर में बेटी जाएगी तो मेरा भी थोड़ा मान सम्मान बढ़ जाएगा, भाव बढ़ जाएगा। इसलिए भी लोग अपने स्तर से जितना उसके पास क्षमता नहीं है उससे कई गुना बढ़ चढ़ के उसको देने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे देखो लड़की का शारीरिक में उसको बहुत
काम करवाया जा सकता है, घर में सारा काम करो बोलता है ना। सुबह से शाम तक वो खाली काम कर रहे हैं, नहीं करेंगे तो उसको पीटेगा। एक तो कुछ लाई नहीं है और घर में महारानी जैसा बन के खाली खा रही है, ऐसे ही बोलता है ना। लड़की लोग भी अपना क्या बोलते हैं, अपनी भाभी लोग कैसा बोलती है कि नहीं है। औरत ही औरत का दुश्मन होती है। और तड़ना ये सब हो गया। भाई वो बीमार भी है फिर भी उसको काम करवाया जाएगा, है ना। बीमार है तो भी तुम्हारा काम है खाना बनाओ, कोई और भी तो बना सकता है खाना, लेकिन नहीं, उसी को ही बनाना है। बीमार है फिर भी तुम बर्तन मांजो जाओ, ठीक है। मानसिक एवं भावनात्मक शोषण। अब बार बार कोई भी आदमी इस तरह से बोलेगा, तुमको नीच दिखाएगा, तो ऑटोमेटिक क्या होता है ना, उसमें अंदर से एक बहुत ग्लानि या फिर मतलब क्या बोलेंगे, चिंतित होना, माने चिंता हो जाता है उसको। और चिंता जो है चिता के समान है, ठीक है। चिंता चिता के समान कैसा हो सकता है? क्योंकि जब तुम टेंशन लेने लगते हो तो तुम्हारे अंदर कल ही जैसा बताएं कि बीमारी से ग्रसित होने लग जाते हो। और बीमारी का परिणाम तो जानते हो, आदमी बीमार होकर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है, इसीलिए वो चिता के समान कहा गया है। मानसिक एवं भावनात्मक शोषण होता है, तुमको हमेशा ताना मारा जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। घटता लिंगानुपात या कन्या भ्रूण हत्या जैसे घटनाओं में वृद्धि। देखिए, घटता लिंगानुपात या कन्या भ्रूण हत्या जैसे घटनाओं में वृद्धि भी इसका कारण है। मतलब लड़कियों का संख्या जो है लड़कों की तुलना में कम होता जा रहा है। अगर यदि देखा जाए तो सही मायने में आदिवासी लोगों का अनुपात सही है, ठीक है, क्योंकि वहां पे इस तरह का दहेज का घटना उतना ज्यादा नहीं होता है। लेकिन बाद बाकी जितना जो जनरल ओबीसी एससी ये सब में देखते हैं तो बहुत ज्यादा होता है, और उनको बेटी होने से बहुत चिंता होता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, लिंग उनका मतलब जन्म से पहले ही उसका ये पेट में जांच करा लेते हैं, और उसको जन्म से पहले भी कई बार मार दिया जाता है, या फिर जन्म के बाद भी बहुत कोई मारने जैसा अपराध करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो लड़कियों का संख्या भी कम हो रहा है। अगर लड़की का संख्या अगर यदि लड़कों का अनुपात में कम हो जाएगा तो फिर भी दिक्कत है, ठीक है। आगे देखिए, घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं में वृद्धि। देखिए, घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं में वृद्धि, हिंसा ये क्या बोलते हैं, मारपीट जो करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये सब घरेलू हिंसा में आता है, ठीक है। और सबके लिए कानून बना हुआ है, अगर कोई भी तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तो तुम उसका शिकायत थाने में कर सकते हैं या कहीं और भी कर सकते हैं, आगे फिर चर्चा करेंगे। देखिए, सामाजिक रूप से तिरस्कृत होने की संभावना, मतलब ये भी डर लगता है कि मतलब समाज से हमको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अगर कहने का मतलब है कि जो छोटा होता है, खासतौर से जो गरीब बोल सकते हैं, है ना, गरीब ही होता है ना, वो तो ज्यादातर गरीब किस्म का आदमी लोगों को देखो हर जगह तिरस्कार किया जाता है, हर जगह। तो लोग फिल्म वगैरह में भी देखता होगा, है कि नहीं। गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना मेरे हिसाब से गुनाह जरूर है, क्योंकि आज हमारे यहाँ पे भगवान का नाम तो सब कोई लेते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान को कोई नहीं देखा है। लेकिन एक व्यक्ति हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जो समाज का सबसे निचला वर्ग में पैदा होने के बाद उनको स्कूल में क्लासरूम में बैठने नहीं दिया जाता था, बाहर बरामदा में बैठ के पढ़ाई करते थे, ठीक है। और वो भारत देश का संविधान लिखे, यानी कि हर एक आदमी को जीने का अधिकार दिए, हर आदमी को। पहले सबको पढ़ने का अधिकार नहीं था। सोचो ना, अभी अपना देखो, बाप दादा दादाजी लोग को देखो, दादा दादी लोग को कितना पढ़ा लिखा आदमी मिलता है नहीं मिलता है ना। लेकिन आज का डेट में लगभग थोड़ा बहुत नाम पढ़ना लिखना जानता है कि नहीं, कम से कम 8 क्लास तक तो पढ़ ही ले रहा है। तो पहले क्यों नहीं हो रहा था, जबकि ये दुनिया क्या आज से शुरू चल रहा है, हजारों साल से चल रहा है कि नहीं। तो इसका कारण क्या है कि पहले लोग पढ़ने नहीं देता था, जो भी धनी आदमी था वो गरीब लोगों को पढ़ने नहीं देता था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ये सब सुधार हुआ, और ये जो खास तौर से हमारा संविधान जब लिखा गया तो इसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया गया, और जो दबा कुचला हुआ आदमी था, ठीक है, एसटी एससी में उनको अलग से आरक्षण दिया गया, ताकि उन लोग भी बाकी लोगों को बराबरी कर सके बोल के, ठीक है। तो तिरस्कृत देखो हर जगह करते हैं। यहाँ पर तुम कम पढ़े लिखे रहोगे ना, तो पर भी कोई पढ़ा लिखा आदमी के पास जाओगे, भले वो कितना कमीना लुच्चा है, तुमको हमेशा मतलब नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। कितनों भी मेहनती आदमी क्यों ना हो जाए, गरीब आदमी, साधारण आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी, तो उसको
बड़ा आदमी हमेशा उसको ऐसा लगता है कि हम राजा हैं। वो कोई नेता मंत्री भी हो सकते हैं या फिर कोई ऑफिसर भी हो सकते हैं, उनको भी हमेशा ऐसा एहसास होता है कि हम तो राजा हैं, मेरे पास बहुत बड़ा पावर है। ठीक है, लेकिन ये भूल जाता है कि ये पावर जो है, आज ये लोकतंत्र चल रहा है, राजतंत्र खत्म हो चुका है। ठीक है, लोगों से ही तुमको वो ताकत मिलता है कि नहीं। अभी हम लोग जैसे दुर्गा पूजा मनाए, माँ दुर्गा का कितना तो हाथ है, 10 तो हाथ है ना, और सभी हाथों में उसका एक एक हथियार रहता है ना। किसी में चक्र है, किसी में त्रिशूल है, किसी में तलवार है कि नहीं। और जानते हो ये सारा हथियार किससे मिला था उसको? सारे देवताओं से मिला था। सब देवता लोग अपना अपना हथियार दे दिया था उसको, है कि नहीं। क्यों? ताकि वो महिषासुर जैसा एकदम भयानक राक्षस से लड़ाई करके उसको मार सके बोल के। कोई अकेला कोई भगवान उसको मार नहीं पा रहे थे। ठीक है, इसलिए सारे देवताओं का ताकत को इकट्ठा किया गया एक नारी शक्ति के रूप में, और वो उसको मारती है। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत जगह देखने को मिलता है। तो हम लोग को देखो, पहला तो शिक्षित होना जरूरी है ना। तभी हम लोग ये समाज में जो इस तरह का बुराई मतलब चल रहा है, लोग जो हम लोग ठगने का काम करता है, उस चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। नहीं तो हमेशा लोग बोका ही बनाते रहेगा और हमारे साथ गलत ही होता रहेगा। आगे देखिए, विस्तृत चर्चा हेतु प्रश्न में दहेज प्रथा के क्या क्या संभावित कारण हो सकते हैं, बताओ। क्या क्या संभावित कारण हो सकता है, बताओ कोई भी। दहेज, ये दहेज प्रथा, लालच, एकदम सही बात बोलिए, लालच होता है। ठीक है, हर किसी को फ्री फोकट का खाने का बहुत मजा आता है ना। फ्री में मिल जाएगा तो अलकतरा भी खा लेंगे, है कि नहीं। तो उसी तरह का लालच होता है, सबको लालच होता है। जितना है उसके पास, उसमें उसको संतुष्टि नहीं है, उसको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, भले खा खा के पेट फट जाए, है ना। एक था ना, कहीं हम लोग हिंदी की किताब में एक कहानी था जिसमें वो खूब रसगुल्ला खाता है और उसका पेट फूल जाता है। ठीक है, उसी तरह से लालच कभी शांत नहीं होता है। संतोष परम सुखम बोलते हैं, संस्कृत का एक कहावत है। तो संतुष्टि होना चाहिए, जिसके अंदर संतुष्टि है वो आदमी हर जगह खुश रह सकता है, और जिसके अंदर संतुष्टि नहीं है वो दुनिया में क्या पूरा ब्रह्मांड में कहीं भी घूम ले, उसको कोई शांति कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो। धरती के पास, धरती माँ के पास, हम लोग जो बोलते हैं धरती माँ के पास इतना सब कुछ है कि हर जीव जंतु जितना भी है सबका लालन पालन पोषण वो कर सकती है। ठीक है, लेकिन हमारे लालच के कारण ही मैंने सबको नहीं मिल पाता है, या फिर कह सकते हैं कि धरती माँ के पास सब कुछ होने के बावजूद भी किसी के लालच का पूर्ति करने के लिए उसके पास पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो पहला तो है ही लालच है। ठीक है, दहेज प्रथा को रोकने हेतु क्या क्या संभावित प्रयास किए जा सकते हैं, बताओ क्या क्या प्रयास हम लोग कर सकते हैं। दहेज प्रथा को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते हैं ना। कुछ कर सकते हैं कि नहीं, बोलो क्या कर सकते हैं। हाँ बोलो बोलो, अरे जोर से बोलो। संकोच नहीं करना है, तुमको कोई पीटने थोड़ी आएगा बोलेंगे तो। शिकायत करना है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग पहला कहानी पढ़े, उसका शादी हो रहा था, लेकिन वो हिम्मत करती है, समाज हमको जो बोलेगा चाहे बोलेगा हम सब सुन लेंगे, लेकिन ऐसे लालची के साथ शादी नहीं करेंगे। ठीक है, वो बारात को आपस भिजवा देती है कि नहीं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग सबको जागरूक कर सकते हैं कि ऐसा दहेज लेना देना नहीं करना है, जिसका जितना हैसियत है उसी हिसाब से करे। और क्या है कि देखो, हर कोई चाहता है, थोड़ा हर किसी के मन में लालच तो आता ही है, लेकिन एक उसका गुण को भी देखना चाहिए, है ना। रूप हो गया या धन हो गया, ये हमेशा के लिए नहीं होता है, दोनों ही खत्म हो सकता है। ठीक है, लेकिन बोलते हैं कि चरित्र और व्यवहार जो है आदमी का जल्दी नहीं बदलता है। ठीक है, अच्छा आदमी रहेगा तो उसके साथ तुम जीवन सुखी से बिता सकते हो। ठीक है,
और अगर यदि उसका चरित्र ही अच्छा नहीं है तो तुमको लाखों करोड़ों रुपया उसके मिलेगा ना, तो पर भी तुम्हारा जीवन कभी खुशी के साथ नहीं बीतेगा। ठीक है, इस चीज को समझा करो। 2 दिन पैसा में तुम हो सकता है कि थोड़ा इधर उधर घूम फिर लिए, खा पी लिए, लेकिन उससे शांति मिलने वाला नहीं है अगर यदि तुम्हारे घर परिवार के लोग अच्छे नहीं होंगे तो। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है? जिसको हम पसंद करते हैं उसके साथ भाग जाए ना, लव मैरिज, है ना? क्या सही उपाय है कि नहीं, बोलो? है? देखो देखो ये क्या है बता दे रहे हैं, इसको ऐसा नहीं सोचना है। अपने इच्छा से शादी करने का भी आजादी हमारे यहाँ पर संविधान में ये भी लिखा गया है कि कोई भी किसी भी धर्म या जाति के साथ शादी कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उतावला होने की जरूरत नहीं है। समाज भी बनाया गया तो कुछ सोच समझ के ही बनाया गया है। ठीक है, लेकिन ये जो बात जो करते हैं कि हम लोग किसी के साथ भी शादी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब तुम्हारा उम्र हो जाएगा 21 साल के ऊपर, तब जाके। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि तुमको अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या सर, अभी तो 1 साल में ही खड़ा हो जाते हैं, है ना? 1 साल में शादी कर लोगे, गलत बात है। 21 साल के बाद अगर तुम कमाने लग जाते हो, ठीक है, परमानेंट नौकरी कुछ करते हो, तो तुम अपना परिवार चला सकते हो। ये नहीं कि 2 दिन मजदूरी कर लिया, हाँ मेरे पास बहुत पैसा हो गया, उसके बाद फिर तीसरा दिन बीमार पड़ गया तो फिर क्या करेगा? हवा खाएगा उसके बाद। हाँ, तो इस तरह का कुछ होना चाहिए जो तुमको अस्थायी रूप से सुरक्षित तुमको रख सकता है। इस तरह से अगर हो जाता है तो तुम अपने पसंद से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कोशिश करना चाहिए अपना समाज में ही करना चाहिए, क्योंकि समाज में हम लोग को बहुत अपना रीति रिवाज होता है। अलग जगह जाने से अलग चीज हो जाता है जो कि लोगों को थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, समझ में नहीं आता है, तो वहां पे फिर अलग तरह का हिंसा टाइप का भी कुछ बात होने लगता है, ताना वाना बात होने लगता है कि ऐसा कर रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह का पहनता है, क्या खाता है, इस तरह से बात उठेगा। तो वो सब बात देखो शहरों में ये सब नहीं होता है, क्योंकि वहां पे ये सब चीज को कोई मानता ही नहीं है। कहने का मतलब है कि बस वो लोग अपना लेवल देखता है, जो जितना धनी है उसी हिसाब से लोग शादी करते हैं। गांव देहात में आज भी इस चीज को माना जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे ये चीज अब गांव में भी खत्म हो रहा है। अच्छा भी है और बुरा भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि इससे, अच्छा इसलिए बोलेंगे क्योंकि दहेज प्रथा इसमें थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लड़का लड़की अपने पसंद से जब शादी करते हैं तो अब क्या है कि वो लोग कहीं भी शादी करते हैं, शादी में देखो बहुत खर्चा भी होता है और दहेज का मांग नहीं करेगा। जैसे मान लो कि जैसे होता क्या, प्राय हो क्या रहा है, जैसे हम लोग कहानी में पढ़े कि लड़का का बाप मोटरसाइकिल चाहिए था लड़का के बाप को, है ना? तो यहाँ पे लड़का बोलता है नहीं, हमको सिर्फ लड़की चाहिए, मोटरसाइकिल से हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, उतना कमाने लायक हम खुद हैं, या फिर जो भी करके हम लोग कर लेंगे, है ना? तो वो लड़का वहां पे अपना ये करता है उस तरह से। देखो हम इसका मतलब ये नहीं है कि अब लव मैरिज करो, इसको भी हम बढ़ावा नहीं देते हैं। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी अपना पसंद जब होता है एक दूसरे का, तो लोग समझते हैं एक दूसरे को और उसके हिसाब से वो शादी करते हैं। ठीक है, तब तुम्हारा वो दौलत नहीं देखता, और जब दौलत देखा मतलब तो वो तुमको पसंद ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, और उसके साथ क्या जिंदगी जीना है, एकदम बेकार है। ठीक है, देखो दहेज उन्मूलन निषेध अधिनियम 1961 के क्या क्या प्रावधान हैं। ये अधिनियम है, इसको हम लोग फिर देखेंगे बाद में। देखिए देखिए दहेज प्रथा, हाँ दहेज प्रथा के निम्नलिखित कुछ प्रचलित संभावित कारण हो सकते हैं। देखिए पुराने रीति रिवाज, है ना? हर जगह लोग यही बोलते हैं कि पहले से चलता आ रहा है। लोग दहेज लेने के लिए पुराने रीति रिवाजों का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि यह सदियों से चली आ रही है ना? तुम अगर कुछ बोलने जाओगे तो बहुत तुम बोलने वाला हो गया, बहुत पढ़ लिया है बोलेगा, है ना? तो बाबू ऐसा नहीं है, हर चीज को पढ़ो और लायक बनो पहले, उसके बाद बोलोगे तो लोग तुम्हारा बात को सुनेगा। और ऐसे आज बता दिए सर, आज बता दिए बोल के जाके बोलोगे तो तुम्हारा बात नहीं सुनेगा, उल्टा गुस्सा हो जाएगा। तुमको पहले लायक बन के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, पुरुष प्रधान समाज, हमारा जो समाज है ये पुरुष प्रधान है, अभी तक स्त्री को आगे नहीं लाया गया है। ठीक है, पुरुष को ही ज्यादा वैल्यू मिलता है। भारत में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होता है।
जिसके कारण दहेज के लिए महिलाओं का शोषण होता है। उन्हें मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है ताकि वह दहेज लाए। प्रारंभ से ही बच्चियों को यह बताया जाता है कि उन्हें पुरुषों की बात माननी चाहिए, इसी में उनकी भलाई है, जिसके कारण वह अपने आप को कमजोर मानने लगती है ना। बर्दाश्त करो, यही ना लड़की लोग को बोलता है। हाँ क्या है कि नहीं? किसी को कुछ बोलना नहीं है, ऐसे ही बोला जाता है कि नहीं? बोला सब चुप हो, हाँ या नहीं बोलो, बोला जाता है ना। मैंने एकदम बचपन से ही तुमको दबा के रखना है, दबा के रखा जाता है कि तेरा भाई है, तेरा भैया है, वो मैंने वो खाएगा, उसका थाली तुम धो देना, यही सिखाया जाता है ना। ये नहीं बोलता तेरा भाई वो खुद धो लेगा, उसको वो नहीं बोलता है तेरा भाई है उसका कपड़ा धो देना तुम, है ना। उसका हाथ पांव नहीं है, वो नहीं धो सकता है, तुम धो दोगी उसका। सोचो कितना वहीं से दबाया गया है। तेरा छोटा भाई है, तुम उसको खिलाना आज दिन भर, ठीक है। तेरा बड़ा भाई है तो वो नहीं खिला सकता उसको, वो भी तो खिला सकता है ना। लेकिन सोचो एकदम छोटा से ही कितना दबाव मतलब करके रखा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमेशा लोग सोचता है पुरुष प्रधान, जबकि आज पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि महिला भी हर काम को कर सकती है और महिला एक पुरुष से बेहतर काम कर सकती है। थोड़ा शारीरिक ताकत कम हो सकता है, लेकिन मानसिक रूप से लड़कों से बहुत आगे होती है। जितना एक पुरुष कर सकता है, 5 पुरुष के बराबर एक अकेले महिला काम कर सकती है। 5 पुरुष के बराबर एक दफ्तर में, किसी ऑफिस में 5 पुरुष के बराबर एक महिला काम कर सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या बोलते हैं, संयम रहने का क्षमता ज्यादा होता है, किसी भी चीज को स्थिर माइंड से वो कर सकती है। आगे देखिए, अशिक्षा व सामाजिक प्रतिष्ठा। हमारे देश में आज भी कई लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसके कारण वे सोचते हैं कि दहेज नहीं देंगे तो उसके बेटी की शादी नहीं होगी। साथ ही साथ आज के समय में शिक्षित लोग भी प्रतिस्पर्धा एवं सम्मान से इस दहेज को जोड़कर देखते हैं एवं दहेज की मांग करते हैं, है कि नहीं? बोलो, ऐसा ही होता है अक्सर। खुल के बोलो हाँ हूं करके, मरा हुआ जैसा नहीं रहना है। और नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, गलत बोल रहे हैं तो भी बोलना। देखो हम तो अपने से कुछ नहीं बोल रहे हैं, है ना, जो यहाँ पे लिखा है वही बोलते हैं हम। सांवला रंग या अन्य कोई शारीरिक विकार, देखो सांवला रंग यानी कि जो काले हैं मान लो थोड़ा सा, है ना, या शारीरिक विकार में थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, वो हो सकता है। आज के समय में हर एक परिवार अपने घर में सुंदर एवं गोरी लड़की को ही पुत्र वधू के रूप में देखना चाहता है। देखो पहले पिछला मॉड्यूल में भी हम ये बात बोल चुके थे, बोले थे ना, हमको तब पता नहीं था कि यहाँ लिखा हुआ है बोल के, फिर भी देखो मेरा मुंह से निकला था, है ना। गोरी लड़की को ही पुत्र वधू के रूप में देखना चाहता है, जिसका प्रमाण अखबार के इश्तेहारों एवं इंटरनेट में साझा की गई जानकारी से प्राप्त होता है। अतः जिनकी बच्चियां सांवली होती हैं वो दहेज में ज्यादा पैसे देते हैं, ठीक है। कहने का मतलब कल ही हमें बताए थे कि गोरी खूबसूरत है तो उसको दहेज का ज्यादा चिंता नहीं होता, उसको अच्छा रिश्ता मिल जाता है, क्योंकि आदमी का स्वभाव ही क्या है, जो दिखता है उसको ले लेता है वो, है ना। अब खराब दिख रहा है, खराब दिखने का तो मतलब क्या है कि उतना पसंद अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको पसंद नहीं करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे उसका बाप क्या करेगा कि उसके लिए दहेज इकट्ठा करेगा, दहेज के लालच में आदमी शादी करेगा, है ना। इसीलिए हम ये भी बोले थे कि देखो पैसे का लालच नहीं देना है, अपना गुण का ये रखो। अगर यदि तुम्हारे अंदर गुण रहेगा तो पूरा जिंदगी भर तुमको पूजेगा आदमी, तेरा क्या बोलते हैं हाड़ गोड़ निकल जाएगा ना, जैसे बुढ़ापे में निकल जाता है आदमी लोग का, निकलता है कि नहीं, तब भी तुम्हारा इज्जत सम्मान होगा अगर यदि तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट है तो। और अगर नहीं है तो जितना भी कोई खूबसूरत गोरी लड़की जो बात कर रहे हैं ना, वो भी 10 साल के बाद उसका भी चेहरा ढल जाएगा और वो भी खराब दिखने लगेगी बाल बच्चा हो जाने के बाद, ठीक है। तो उसका भी कोई सम्मान नहीं करेगा, फिर उसका ही घर में उसका ही पति उसको मैंने लात मारना शुरू कर देगा। लेकिन अगर उसके अंदर कुछ गुण है तो चाह के भी उसको कभी गाली गलौज तक भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको भी डर रहेगा कि अरे नहीं ये भी बहुत पढ़ी लिखी है और ये खुद भी कमाती है, ठीक है।
अगर यदि हम बोलेंगे जाओ तुम घर छोड़ के चली जाओ बोल देंगे तो वो बाहर भी आराम से रह लेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसको, वो डरेगा, खुद डरेगा। ठीक है, लेकिन तुम जब खुद कुछ कमाने लायक नहीं रहती हो, हालांकि हर एक औरत बहुत काम करती है, सुबह से शाम तक घर का सोचे झाड़ू पोछा, खाना बनाना, पानी लाना, ये सब बहुत बड़ा काम होता है, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। लेकिन अगर यदि तुम कमाने लग जाओगे तो तुम्हारा एक अलग ही मतलब हर जगह मान सम्मान बढ़ जाता है। ठीक है, और कोई भी तुम्हारे ऊपर उल्टा सीधा बात नहीं कर पाएगा, करेगा भी तो दूर में करेगा, सामने करने का हिम्मत नहीं होगा उसको। ठीक है, तो इसीलिए पहले कामयाब बनने का कोशिश करना चाहिए हर एक लड़की को। उसके बाद है बेरोजगारी। बेरोजगार युवकों के पास शादी का प्रस्ताव जाने के बाद वे दहेज की मांग यह कहते हुए करते हैं कि वे इस पैसे का इस्तेमाल कुछ व्यवसाय करने में करेंगे एवं अपनी बेटी को खुश रखेंगे, माने आपकी बेटी को खुश रखेंगे होना चाहिए। ठीक है, ऐसा भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देखिए हम दहेज तो नहीं लेना चाहते हैं, है ना, लेकिन अगर दे दिए रहिएगा तो हम एक दुकान खोलेंगे, चाहे एक ट्रैक्टर खरीदेंगे और उसको चलाएंगे, है ना, जिससे हम लोग को रोजी रोजगार चलेगा, आपका बेटी भी खुश रहेगी। और एक मोटरसाइकिल दे दीजिएगा तो आपका बेटी को माने जब भी जरूरत पड़ेगा तो आपको बैठा के लाएंगे, ऐसा तो देखिए काफी दूर है, साइकिल से आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, है ना। कितना बात को घुमा फिरा के, इससे भी अच्छा घुमा के बोलता होगा, हमको उतना नहीं आता है ना। तो इस तरह से लोग ये करते हैं। तो भाई तुमको खुद सोचना चाहिए ना, सोचो। बोलते हैं भिखारी भीख लोग मांगता है, लेकिन बहुत सारे लोगों ऐसा मिलेंगे जिसका दोनों हाथ नहीं है फिर भी अच्छा से अच्छा पोस्ट में काम कर रहा है, या फिर जिसका दोनों पैर नहीं है लेकिन फिर भी वो काम करता है। हम देखे हैं गैरेज में काम कर रहा, बड़ा बड़ा गाड़ी बना रहा है, दोनों पैर नहीं है। सोचो, पैर नहीं है तो क्या हुआ, हाथ से काम कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे लड़का को देखे जिसका दोनों ही हाथ नहीं है। मेरे साथ एक मेरा सीनियर था 1 साल का, ठीक है, गुलशन रोहार, उसका दोनों ही हाथ नहीं, एकदम कंधा से नहीं है, और वो भी आज मास्टर का काम कर रहा है, हाई स्कूल में पढ़ाता है। ठीक है, तो जानते हो वो हर एक जगह, खाली इंटर में एक बार, इंटर या मैट्रिक में सिर्फ एक ही जगह वो सेकंड डिवीजन हुआ था, बाकी सब जगह फर्स्ट डिवीजन पास किया। उसका हैंडराइटिंग देखोगे तो तुमको शर्म लग जाएगा कि हाथ से उतना अच्छा नहीं लिखते जितना वो पैर से लिख लेता है। ठीक है, बहुत स्पीड और बहुत अच्छा लिखता है, सारा काम पैर से कर लेता है, हाथ ही नहीं, उसका जन्म से ही नहीं है। ठीक है, गरीब घर का लड़का, और सोचो इतना डिग्री लिया है कि तुम लोग तो मैट्रिक इंटर करते करते एकदम आंसा जाते हो कि कितना पढ़ेंगे, और पढ़ाई भी खूब किया है। हम जब बीएड कर रहे थे तब वो हम उसको सामने से देख रहे थे, डेली मिलते थे, मतलब एक क्लास आगे था। ठीक है, और उस टाइम सोचो ग्रेजुएशन करने के बाद वो बीएड कर रहा था, उसके बाद फिर एमए किया, मास्टर डिग्री। तो इस तरह का लोग बहुत कोई है जो अपना कमजोरी को अपना कमजोरी नहीं मानता है ना। अब तुम्हारा हाथ पांव सही सलामत है, फिर भी तुम दूसरों का भरोसा रहोगे कि तेरा ससुर देगा तब तुम धनी बनेगा और उसी से तुम्हारा चलेगा। दहेज प्रथा को रोकने हेतु कुछ निम्नलिखित संभावित प्रयास हो सकते हैं। देखो, बालिकाओं को शिक्षित करना, जितना भी लड़की है सबको शिक्षित होना पड़ेगा। 14 साल तक तो सबको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया गया है। 14 साल तक कोई किसी को काम नहीं करवा सकते हैं, है ना, किसी को काम नहीं करना चाहिए, पढ़ाई करो तब जाके समझ में आएगा। उसके बाद देखो, महिला सशक्तिकरण एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना। ठीक है, सरकार को बोलना पड़ेगा आप हमको भीख मत दीजिए, आप हमको काम करने के लिए ट्रेनिंग दीजिए, है ना, काम करने सिखाइए, भले आप सिलाई करने सिखाइए, मशरूम कैसे उगाते हैं उसके बारे में सिखाइए, हम मशरूम का उत्पादन करेंगे और बेचेंगे बाजार में। ठीक है, इस तरह के कामों को सिखाया जाए। कुटीर उद्योग में बहुत सारा उद्योग होता है, जैसे पापड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना है, इस तरह तुमको ट्रेनिंग दिया जाए। ठीक है, और जब तुम काम सीख जाओगे तो तुम अपना रोजगार पूरा जिंदगी भर काम कर सकते हैं कि नहीं। अब सरकार तुमको हर एक महीने थोड़ा थोड़ा पैसा देगा, पेंशन। अगर बंद कर दिया तो क्या हवा खाएंगे उसके बाद? हाँ, नहीं होगा ना। लेकिन तुम्हारे अंदर अगर यदि हुनर रहेगा तो जिंदगी भर खाएंगे, समझ रहे हो। सरकार से मांग करना पड़ेगा, और सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि लोगों को हुनर सिखाना है। ठीक है,
देखो आगे यहाँ पे, समाज एवं परिवार में व्याप्त लैंगिक असमानता को दूर करे एवं सरकारी कार्यक्रमों जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, ये नारा बहुत पुराना हो गया, लेकिन अभी भी लोगों को ये चीज आज तक समझ में नहीं आया है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, है कि नहीं। और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में और प्रचार प्रसार कर, दहेज प्रथा के खिलाफ सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम को और दृढ़ता पूर्वक लागू करना। ठीक है, देखो दहेज प्रथा के जो जागरूकता कार्यक्रम नहीं कराया जाता है, नुक्कड़ नाटक गांव वगैरह सब जगह ये चीज होना चाहिए कि दहेज प्रथा में क्या क्या दुष्परिणाम होता है, सबको बताना पड़ेगा। कन्या भ्रूण हत्या जैसे जघन्य अपराधों को दूर कर, ठीक है, बेटी हो जाने से बहुत कोई नाखुश हो जाता है, खासतौर से तुम्हारा मतलब का जो क्या बोलते हैं जनरल ओबीसी में आते हैं वो लोग, ठीक है, जिनके अंदर दहेज चलता है, वो लोग बेटी का जन्म पर खुश नहीं होता है, भले ऊपर से बोलेगा हाँ लक्ष्मी आई है बोलेगा, लेकिन भीतर से रोते रहेगा। ठीक है, आगे देखो, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 को सख्ती से लागू कर। ठीक है, ये देखो कानून भी बन चुका है 2005 में ही, आज से लगभग 19-20 साल पहले, लेकिन 20 साल लगभग होने जा रहा है, फिर भी लोगों को आज तक इससे जानकारी नहीं है या फिर इसको दबा के रखा गया है। ठीक है, तो इसको भी जानना पड़ेगा सबको। गांव स्तर पर गठित बाल संरक्षण समिति के सदस्यों को इसके बारे में सूचित कर, नजदीकी पुलिस केंद्र में जाकर इसके बारे में लिखित शिकायत दर्ज कराकर, ठीक है, कि तुम्हारे साथ कोई अगर तुमको दहेज मांग रहा है, ठीक है, शादी का रिश्ता सब कुछ पक्का हो गया, कार्ड उठ बांट दिए, फिर बोलेगा नहीं हमको ये गाड़ी मिलेगा तभी जाके हम बारात लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, जाओ। ठीक है, तो भाई एक तरह से बदनाम कर रहे हो तुम हमको, तो उसका शिकायत कर सकते है ना, करना है तो करो, नहीं तो मत करो, चले जाओ, या फिर जो भी हो उसका शिकायत करेंगे तो फिर वो अपना भुगतेगा आगे। चलो देखो, दहेज उन्मूलन निषेध अधिनियम 1961 के प्रावधान देखो, 1961 में भी ये दहेज के खिलाफ लिखा जा चुका है, आज से करीब 60-65 मैंने लगभग 60 साल पहले। ठीक है, देखो ये निषेध का मतलब क्या है, निषेध का मतलब क्या होता है, वर्जित या फिर उसको नहीं करना है। ठीक है, देखो इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेने देने या इसमें सहयोग करने में दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष की कैद या 15,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान है। देखो ये तुम्हारा 1961 का कानून है, ठीक है, और उसी टाइम का ये 15,000 रुपया है। आज का हिसाब से अगर यदि बना होता ना तो 5 लाख कम से कम होता। ठीक है, तो फिर से इसको पढ़ते हैं। देखो इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेने देने या इसमें सहयोग करने में दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष की कैद, है ना, जेल में रहेगा, और 15,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। दहेज के लिए उत्पीड़ित करने में दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, ठीक है, कानून का जो नियम है उसमें लिखा है 498A में, जो पति या उसके रिश्तेदार, ठीक है, माने उस लड़के का ससुर वगैरह जो भी होगा या फिर देवर वगैरह होगा, उसके रिश्तेदार द्वारा कीमती सामान या वस्तुओं के अवैधानिक मांग से जुड़ा है में 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है, अगर उसका रिश्तेदार लोग भी अगर उसको सपोर्ट करता है तो। यदि लड़की का विवाह के 7 साल के भीतर असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, देखो यदि लड़की का विवाह के 7 साल के भीतर, 7 साल के भीतर, ठीक है, असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है, माने मर जाती है, और यह प्रमाणित हो जाता है कि दहेज उत्पीड़न के कारण उसकी मौत हुई है, कहने का मतलब उसको हमेशा दहेज के लिए उसको गाली गलौज मारपीट किया जाता था, अगर इस बात का खुलासा हो गया तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत कम से कम 7 साल की सजा का प्रावधान है। सोचो, मैंने किसी का शादी हो गया कोई लड़की का, और शादी के 7 साल के पहले अगर मर जाती है, ठीक है, बहुत कोई मरता है किसी तरह से, मतलब घर में आग उग लगा देता है, बोलता है कि नहीं गैस सिलेंडर फट गया, स्टोव फट गया, है ना, या डिबरी गिर गया था उसमें थोड़ा नीचे साड़ी में आग लग गया और उसी में जल के मर गई। ठीक है,
ऊपर से मार उड़ देगा डंटा उंटा से, और बोलेगा नहीं पेड़ से एक तो डाली गिर गया था उसके ऊपर और वो मर गई, ठीक है। या फिर ऐसे ही पटक उटक के मार देगा, बोलेगा नहीं बाथरूम में नहा रहे थे गिर गई मर गई, ठीक है। तो इस तरह का घटना बहुत होता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का अगर यदि इसका खुलासा हो जाता है तो उसका पूरा परिवार को 7 साल के लिए जेल में रहना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये सारा चीज कानून जानोगे तब ना, नहीं तो बस पति जितना झप्पड़ लगा लप्पड़ लगाए बस खाली मार खाते रहना, है ना। वही होता है ना, कुछ बोलने नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि तुम उस लायक बने ही नहीं हो, खाली झाड़ू पोछा बन ही तुमको सिखाया गया है। कभी बाहर जाके अच्छा से कुछ कोई ऑफिस में काम करेंगे ऐसा कभी सिखाया ही नहीं है ना, इसीलिए ना डरते हैं। संक्षेपण, दहेज प्रथा हमारे गौरवशाली समाज के माथे पर कलंक के समान है। दहेज लेना व देना, साथ ही साथ नहीं देने पर लड़की को प्रताड़ित एवं उसके परिवार वालों को परेशान करना सभी कानूनी रूप से अपराध है। इसे रोकने दहेज उन्मूलन हेतु निर्मित कानून का सख्ती से अनुपालन कराने एवं सामाजिक स्तर पर जागरूकता लाकर इससे रोकने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, परंतु इसका समूल उन्मूलन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। दहेज की मांग करना या उसके लिए लड़की को प्रताड़ित करना पर व्यक्ति को कारावास व जुर्माना हो सकता है, ठीक है। सोचिए कानून बना हुआ है, फिर भी आज भी लोग डरते नहीं हैं और ये सब चीज करता रहता है। क्यों करता है जानते हो? क्योंकि लड़की चुप रहती है, किसी को कुछ नहीं बोलती, बोलेंगे तो मेरा बदनामी हो जाएगा, मेरा माँ बाप का बदनामी हो जाएगा, ठीक है। ये बोल के जितना भी उसका मार के उसका थोपड़ा फुला देगा, सुझा देगा, ठीक है, चमड़ी पीट कर निकाल देगा मार मार के, फिर भी वो कुछ नहीं, हाँ पापा ठीक है सब ठीक है ना, ऐसे ही बोलेगा, है कि नहीं? ऐसे होता है कि नहीं बोलो? ऐसे होता है ना? हम झूठ बोल रहे हैं? तो देखो अगर यदि उसको जानकारी होगा किस तरह का कानून है, ठीक है, तुरंत चिल्ला के बोल देगी अभी हम जा रहे हैं थाना में, ठीक है, सब शांत हो जाएगा, कोई कुछ नहीं करने सकेगा। ठीक है, काफी कुछ सुनने को मिला और सीखने को मिला, ठीक है। और ऐसा गलती हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, है ना। जब तक आदमी अनजान होता है गलती हो जाता है, लेकिन जान के अब ऐसा गलती नहीं करना है। अगल बगल अगर यदि इस तरह का घटना दिखाई देता है तो उसको समझाना है, और सब कोई मन ही मन ये कसम खा सकते हैं कि हम लोग ऐसा गलती नहीं करेंगे, ठीक है। दहेज लेना देना दोनों ही अपराध है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक आदमी को मजबूर किया जाता है, भाई अपने आप में काबिल बनो। कोई ऐसा नहीं है, आज का डेट में हर आदमी करोड़पति अरबपति जो बोलते हैं ना, सब कोई बन सकता है, बस तुम अपनी तरफ से प्रयास करो, ठीक है। अगर यदि तुम्हारा प्रयास सार्थक होगा है तो तुम जरूर कामयाब होगा। पहले का वो दौर नहीं रहा कि राजतंत्र में सिर्फ राजा जिसको चाहेगा वही आगे जाएगा, ठीक है। आज लोकतंत्र है, हर आदमी को समान अवसर मिलता है, हर आदमी आगे जाता है, हर आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। कोई नेता है बोलते हैं ना, जो हम लोग जिसको हम राजा बोलते हैं हम तो नेता को, तो वो भी कितना संघर्ष करता है नेता बनने के लिए, करता है कि नहीं बोलो तो? जीतने के लिए, चुनाव जीतने के लिए संघर्ष कर ही रहा है ना, हर आदमी संघर्ष करता है, क्यों नहीं करेंगे तो हम लोग भी संघर्ष, है ना। तो आज का मॉड्यूल यहीं समाप्त होता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं चलो, ठीक है। नहीं नहीं छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई क्लास आएगा तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं।